समाजशास्त्र के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाश्चात्य समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्ट के विषय में। इस वीडियो में हम कॉम्ट के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके द्वारा दी गई अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हम ऑगस्ट कॉम्ट के जीवन परिचय से करते हैं। फ्रांस के प्रतिभाशाली ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी सन 1798 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम इसोडोर ऑगस्ट मैरी फ्रेंक्विस जेवियर कॉम्ट था। कॉम्ट के माता पिता कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। कॉम्ट का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था। इनके पिता कर विभाग में एक अधिकारी थे। कॉम्ट बचपन से ही विभिन्न विलक्षणताओं से परिपूर्ण थे। इसी कारण इनके सहपाठी इन्हें फिलोसफर के नाम से बुलाया करते थे। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। कॉम्ट अपने अध्ययन काल में फ्रांस के एक प्रसिद्ध विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन से अधिक प्रभावित हुए। इसके अलावा कॉम्ट प्राचीन सत्ता और परंपराओं के विरोधी भी थे। कॉम्ट में बचपन से ही कुशल नेतृत्व की क्षमता थी। वह 14 वर्ष की आयु में सामाजिक पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन के बारे में सोचने लगे थे। सन 1818 ईस्वी में कॉम्ट महान विचारक सेंट साइमन के संपर्क में आए थे, जिसका उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। कॉम्ट की रचनाओं में सेंट साइमन के कई विचारों का हमें परिवर्तित एवं संशोधित रूप देखने को मिलता है। ऑगस्ट कॉम्ट मानसिक दृष्टि से अत्यंत परिश्रम करते थे। कॉम्ट में अपनी पुस्तकों की पूरी रूपरेखा मस्तिष्क में बना लेने की क्षमता थी। इसीलिए उनकी पुस्तकों में एक क्रमबद्धता एवं व्यवस्था पाई जाती है। 5 सितंबर 1857 ईस्वी में कैंसर रोग से ऑगस्ट कॉम्ट की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका मानसिक शरीर और उनके विचार आज भी जीवित हैं और सदियों तक जीवित रहेगा। रेमंड एरन ने कॉम्ट के बारे में लिखा है कि ऑगस्ट कॉम्ट को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री समझा जा सकता है। कॉम्ट की रचनाएं या कृतियों की बात करें तो कॉम्ट की पहली रचना ए प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी थी। इस पुस्तक में कॉम्ट ने सामाजिक सुधार एवं समाज के पुनर्निर्माण की एक महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की थी। कॉम्ट की दूसरी पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी थी। यह पुस्तक 6 खंडों में लिखी गई है। यह रचना कॉम्ट के गूढ़ चिंतन, साहस, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति एवं वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की विस्तृत व्याख्या की। इसके अलावा इस पुस्तक में समाजशास्त्र के सैद्धांतिक आधार का उल्लेख किया गया है और इसी पुस्तक में विज्ञानों का वर्गीकरण, समाजशास्त्र की आवश्यकता, प्रकृति तथा चिंतन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। कॉम्ट की तीसरी रचना सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी है। इस पुस्तक में मानवीय एवं सामाजिक प्रकृति के आधार पर मानवीय इतिहास में एकता को दर्शाया गया है। यह पुस्तक 4 खंडों में प्रकाशित हुई है और इसी पुस्तक में कॉम्ट ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण के विश्लेषण के साथ साथ सामाजिक पुनर्निर्माण की एक व्यवहारिक योजना भी प्रस्तुत की है। कॉम्ट की चौथी रचना कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म है। इस रचना में कॉम्ट ने एक ओर निरंकुश जनतंत्र का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर प्रेस एवं सार्वजनिक सभाओं की स्वतंत्रता की भी मांग की। समाजशास्त्र के क्षेत्र में कॉम्ट के बौद्धिक योगदान की बात करें तो बौद्धिक योगदान को इनके द्वारा प्रस्तुत अवधारणाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, चिंतन के 3 स्तरों का नियम, प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों का वर्गीकरण, समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान और सामाजिक पुनर्गठन। इन सभी अवधारणाओं को हम एक एक कर समझ लेते हैं। पहला, चिंतन के 3 स्तरों का नियम। चिंतन का यह नियम कॉम्ट के समाजशास्त्र का आधार है। इस नियम के अनुसार सामाजिक विकास का अध्ययन मानव के बौद्धिक विकास के स्तर के आधार पर किया जा सकता है। कॉम्ट ने मानव के बौद्धिक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला, आध्यात्मिक अथवा काल्पनिक अथवा धार्मिक अवस्था। इस अवस्था में समाज की सभी घटनाओं की
व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती है। कांट कहते हैं कि मनुष्य का यह मानना है कि कोई भी घटना अलौकिक शक्ति की क्रिया का ही परिणाम होती है। कांट के अनुसार इस धार्मिक अवस्था की 3 उप अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहला प्रेतवाद। इस अवस्था में मानव आत्मा और प्रेतात्मा में विश्वास करता है, वह जादू टोना जैसी आदि चीजों को मानता है। दूसरा बहुदेवतावाद। इस अवस्था में मानव का चिंतन संदेह एवं भय से परिपूर्ण होने लगता है। इसमें मनुष्य देवताओं की पूजा श्रद्धावश न कर अपितु भयवश करता है। तीसरा एकेश्वरवाद। इस अवस्था में मानव के विचार व चिंतन केंद्रित होने लगते हैं। इस अवस्था में मानव संपूर्ण सृष्टि का निर्माता एवं संहारक एक ही ईश्वर को मानने लगता है। दूसरा तात्विक अथवा गुणात्मक अवस्था। कांट के अनुसार यह अवस्था धार्मिक और वैज्ञानिक अवस्था के बीच की है। इस अवस्था में मनुष्य यह सोचने लगा कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता, वरन अमूर्त स्वरूप में सभी जगह विद्यमान होता है और मनुष्य संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसकी व्याख्या ईश्वर के आधार पर नहीं वरन अदृश्य या निराकार शक्ति के आधार पर करता है। तीसरा वैज्ञानिक या सकारात्मक अवस्था। इस अवस्था में मानव मस्तिष्क धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या तर्क और वैज्ञानिक आधार पर करता है। इस अवस्था में ही मनुष्य का मस्तिष्क तर्क और निरीक्षण एवं वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं एवं तथ्यों को जानने का प्रयास करता है। कांट की अवधारणा प्रत्यक्षवाद की बात करें तो कांट को प्रत्यक्षवाद का संस्थापक माना जाता है। इसका तात्पर्य यह कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का एक ही अर्थ है। कांट के अनुसार यदि हमें प्रकृति एवं ब्रह्मांड की घटनाओं को समझना है तो उनकी व्याख्या धार्मिक तात्विक एवं अलौकिक आधार पर न करके वैज्ञानिक विधि के आधार पर करनी होगी। संक्षेप में प्रत्यक्षवाद को समझे तो निरीक्षण परीक्षण प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। चूंकि सामाजिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती, उनका संचालन भी कुछ निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर होता है, जिनकी खोज वैज्ञानिक विधि अर्थात निरीक्षण परीक्षण प्रयोग एवं वर्गीकरण के आधार पर की जा सकती है। कांट द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों के वर्गीकरण को हम समझे तो कांट ने ज्ञान और विज्ञान का एक व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। विज्ञानों के वर्गीकरण के पीछे कांट का उद्देश्य समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में सुदृढ़ आधार प्रदान करना था, जिससे कि यह एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकसित हो सके और अन्य समाजी विज्ञानों में अपना महत्वपूर्ण स्थान पा सके। इसीलिए कांट ने समस्त विज्ञानों को संसतरात्मक क्रम में रखा है। पहला गणित, दूसरा खगोल शास्त्र, तीसरा भौतिक शास्त्र, चौथा रसायन शास्त्र, पांचवा प्राणी शास्त्र और छठवां समाज शास्त्र। कांट की अवधारणा समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान को समझे तो कांट विज्ञानों के वर्गीकरण में समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हैं जो गणित एवं अन्य सभी विज्ञानों पर आश्रित है। कांट चाहते थे कि एक ऐसा विज्ञान हो जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करे, अर्थात जिसमें घटनाओं का निरीक्षण परीक्षण और वर्गीकरण हो और आने वाली विघटनकारी परिस्थितियों पर नियंत्रण के साधन जुटा सके। इसीलिए कांट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। कांट समाजशास्त्र को एक समन्वयात्मक विज्ञान मानते हैं जो समाज की किसी धार्मिक आर्थिक या राजनीतिक विशिष्ट घटना का अध्ययन नहीं करता वरन उन सभी का समग्र रूप से अध्ययन करता है। कांट की अवधारणा सामाजिक पुनर्गठन की बात करें तो कांट ने सामाजिक पुनर्गठन की भी एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक योजना प्रस्तुत की। नए समाज के निर्माण में कांट वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग के पक्ष में थे। वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर ही मानव अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। कांट का ऐसा मत है कि सामाजिक समस्याओं का निवारण एवं समाज का पुनर्गठन 3 आधारों पर किया जा सकता है। पहला पारिवारिक आधार,
आधार। चूंकि परिवार समाज की मूलभूत इकाई है, अतः यदि परिवार व्यवस्थित होता है तो समाज भी व्यवस्थित और संगठित होगा। इसलिए सामाजिक पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम परिवार का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। दूसरा, नैतिकता के आधार पर और धार्मिक आधार पर। कांट का यह मत है कि समाज के पुनर्गठन के लिए नैतिकता एवं धर्म का भी सहारा लिया जाना चाहिए। कांट ने मानवतावादी धर्म का प्रतिपादन किया, जो मानव के बौद्धिक विकास की वैज्ञानिक अवस्था की मान्यताओं पर आधारित है।